वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। उसने उन्हें एक इमारत में दाखिल होते देखा और खुद आगे बढ़ता चला गया। वो सोच रहा था कि इसके अलावा अब और कोई चारा नहीं कि उन्हें या तो पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया जाए या उन्हीं के जरिए दूसरों का भी पता लगाया जाए। उन 8 में से एक उसका कैदी था। 2 खत्म हो चुके थे, 2 नजर में थे, अब बाकी बचे 3। उन्हीं दोनों के जरिए उन तक भी रिसाई हो सकेगी। लेकिन ये औरत जो उनके साथ खत्म हुई, ये तो उन 8 में नहीं थी। डेविड ने उन 8 मर्दों का तस्करा किया था जिनमें वो खुद भी शामिल था। उन 7 के अलावा उसने सिर्फ उस औरत का तस्करा किया था जिसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए खुदकुशी कर लेने का इरादा जाहिर करता रहता था। इमरान तेज तेज कदम उठाता हुआ जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहता था जहां से टैक्सी करके राना पैलेस जा सके, क्योंकि ब्लैक जीरो अब भी डेविड समेत वहीं मौजूद था। फिर शायद 20 मिनट बाद वो राना पैलेस में दाखिल हो रहा था। चौकीदार ने पूरी तरह इत्मीनान किए बगैर कि वो इमरान ही है फाटक नहीं खोला था। ब्लैक जीरो को उसने दोनों गैर मुल्कियों के बारे में बताते हुए कहा, उस इमारत की निगरानी 20 मिनट के अंदर अंदर ही शुरू करा दो। बहुत बेहतर, मेरे पास भी आपके लिए एक इत्तला है। डॉक्टर दाराब का असिस्टेंट अभी मरा नहीं है, उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मरे या ना मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक सियाफाम आदमी के बारे में पुलिस को कुछ बता सकेगा। शहर में बेशुमार नेगरो आबाद हैं। खैर तुम डेविड को यहाँ लाओ, बहुत ज्यादा पी गया था, होश में नहीं है। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुम यहाँ बार खोलकर बैठ जाओ। बस गलती हो गई। वो कमबख्त खिड़की से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं रखता, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी इमारत में चकराता फिरता है। किसी तरह जखीरे पर नजर पड़ गई, मेरी ला इल्मी में पीता रहा है। जखीरे को तहखाने में मुंतकिल कर दो, समझे? इमरान उसे घूंसा दिखाकर बोला। वरना? बहुत बेहतर है, अब मैं आपकी हिदायत दूसरे लोगों तक पहुंचा दूं। ब्लैक जीरो जल्दी से उठता हुआ बोला। जरूर पहुंचा दो, वापसी में मेरा सितार भी उठाते लाना। ब्लैक जीरो मुस्कुराता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो सचमुच उसके हाथ में सितार था। अब तुम यहाँ बैठकर सितार बजाओ, इमरान ने उससे कहा। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ। ब्लैक जीरो मुंह देखता रह गया। वो समझा था शायद सितार से गोभी के केत बरामद होंगे। इमरान उसे वहीं छोड़कर उस कमरे में आया जहां अपनी रिहाइश के दौरान में सोया करता था। दरवाजा बंद करके ओवरकोट उतारा और जेब से वो ट्रांसमीटर रेडियो सेट निकाला। उसे उलट पुलट कर देखता रहा, फिर उसे खोल डाला। उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की। बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो मजमूई तौर पर मामूली सा रेडियो भी है, ट्रांसमीटर भी है और वायर रिकॉर्डर भी है। उसने उसमें से 2 छोटी छोटी चरखियां निकाली, ये खाली थी। अब उसने जेब से वही पैकेट निकाला जो इस सारे फसाद की जड़ था। पैकेट से तार की लच्छी निकालकर उसे एक चरखी में लपेटने लगा। जब दूसरे सिरे के करीब पहुंचा तो उसे दूसरी चरखी में फंसाकर दोनों चरखियां उसी जगह फिट कर दी जहां से निकाली थी। उसे यकीन था कि तजुर्बा नाकाम नहीं होगा। अपनी दानिस्त में आज वो ऐसा रिकॉर्डर हासिल कर लेने में कामयाब हो गया था जिस पर वो तार कारामद साबित हो सकता। इस तार के सिलसिले में उन लोगों की इस उछल कूद ने उस पर न सिर्फ उसकी अहमियत को वाज़ेह कर दिया था, बल्कि उसकी नौयत का अंदाजा भी हो गया था। फयाज की कहानी सुनते ही उसने सोचा था कि तार रिकॉर्ड किया हुआ हो सकता था, इसके अलावा उसकी और कोई हैसियत नहीं। लेकिन दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम के वायर रिकॉर्डर पर वो तार बेमसरफ साबित हुआ था। फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो यकीनन किसी मखसूस बनावट के रिकॉर्डर ही पर चल सकेगा। लिहाजा आज जब उन्हीं लोगों के पास से बरामद होने वाला ट्रांसमीटर रेडियो सेट वायर रिकॉर्डर भी निकला तो उस तार की तरफ ख्याल जाना लाजमी था। इस मुख्तसर सी मशीन में कई स्विच थे। इमरान उन्हें यके बाद दिगरे आजमाता रहा। आखिरकार एक स्विच का इस्तेमाल इन चरखियों को हरकत में लाने का मौजिब बन ही गया और स्पीकर से आवाज आई। स्पेशल कोड, लास्ट लेटर, चीफ पोर्ट, POBN3 685, प्रोमिनेंट डेली, पब्लिसिटी। फिर काली तार की घर घर सुनाई देती रही। चरखियां चलती रहीं। आखिरकार एक चरखी खाली हो गई। उसमें से तार का सिरा निकलकर दूसरी चरखी में लिपटता चला गया। इमरान ने स्विच ऑफ करके तवील सांस ली और पुरमानी अंदाज में सर हिलाता रहा। दफातन उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाकर जोसेफ के बताए हुए नंबर डायल किए। ये नंबर उसे ऑटो विलानी से इस हिदायत के साथ मिले थे कि इमरान उसे रिंग करे। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से भर्राई हुई सी आवाज आई। हेलो। हेलो प्रोफेसर, इमरान ने माउथपीस में कहा। कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई। इमरान। ओ हेलो, हाउ डू यू डू? ओके थैंक्स प्रोफेसर, मैं जोसेफ की हिदायत के मुताबिक तुम्हें फोन कर रहा हूँ।
ठीक है, तुमने बर वक्त राब्ता कायम किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक आइंदा 24 घंटे बहुत सख्त हैं। सिर्फ 24 घंटे, बिलाशुबा तुम मौत से भी हमकिनार हो सकते हो। ये तो सचमुच बुरी खबर है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने जोसेफ को मौत के मुंह से बचाया है। इसके अलावा और सब कुछ गारत हो गया। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने या तुम्हारी सेक्रेटरी ने उससे किसी ऐसे आदमी का तस्करा किया था जिसकी पेशानी पर बिच्छू की शक्ल का दाग है। हाँ, उसने उसे कहीं देख पाया और उसका ताकुब शुरू कर दिया, फिर सिरे से गायब हो गया। मुझे इत्तला मिली, मैं उसकी तलाश में निकला और बिल आके ढूंढ निकाला। फिर क्या हुआ? कह तो रहा हूँ कि बिच्छू के साथ एक औरत और एक मर्द भी गए। सब कुछ तबाह हो गया। उसकी जिंदगी खतरे में है जिसे उन्होंने आलाकार बनाया है। और बेहया जोसेफ इस वक्त भी मेरे फ्लैट में बैठा अपनी बोतलों से शुगल कर रहा है। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई प्रोफेसर। मैं बेहद खाइफ हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उन लोगों की चीज किस तरह वापस करके अपना पीछा छुड़ाऊं। बस वापस कर दो। किसको वापस करूं? मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं और कहाँ मिलेंगे। जो हाथ आए भी थे वो जोसेफ की सक जाने की वजह से हाथ से निकल भी गए और अब मैं बैठा हाथ मल रहा हूँ। अब इज्जत तुम्हारे ही हाथ है। भला मैं क्या कर सकूंगा? तुमने अपनी रूहानी कुव्वत से उसे ना सिर्फ खींच बुलाया था बल्कि सजा के तौर पर उसे एक अदद बिच्छू भी अता कर दिया था। क्या मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकोगे? मुमकिन तो है, लेकिन मुझे अपनी रूहानी कुव्वत सर्व करना पड़ेगी। और तुम ये भी जानते हो कि मैंने ये सब कुछ शौकिया नहीं इख्तियार किया बल्कि पेशा भी यही है। लिहाजा ऐसी सूरत में तुम्हें इसकी कीमत भी अता करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। रकम बताओ। 2000 रुपए। जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना होगा कि मुझे अपनी गाड़ी औने पौने फरोख्त कर देनी पड़ेगी। खैर कोई मजायका नहीं। अच्छी बात है, वो चीज तुम खुद ही मुझ तक पहुंचा जाओ। लेकिन तुम यकीन कैसे कर लोगे कि वही चीज है? यहाँ भी मेरा इल्म काम आएगा। अच्छा तो सुनो, वो तार का एक बेहकीकत टुकड़ा है। मैं नहीं समझा। तार का टुकड़ा न सोने का है और न चांदी का, लेकिन वो लोग इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। मेरा जानवर है लक्कड़ बग्गा। अब बताओ मेरी किस्मत का हाल। सख्त दुश्वारियों में पड़ने वाले हो। क्या तुम सच कह रहे हो कि वो तारों का एक बेहकीकत टुकड़ा है? हाँ प्रोफेसर। लेकिन तुम्हें हो क्या गया था? तुम इस बेवकत तार के टुकड़े के लिए इतने दिनों तक अपनी जिंदगी खतरे में डाले रहे। मेरा ख्याल था कि उस तार में कोई राज पोशीदा है। तार में राज? हाँ, मेरी दानिश में वो रिकॉर्ड किया हुआ तार था, लेकिन मैंने उसे एक वायर रिकॉर्डर पर भी चलाकर देखा और मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। मैं अब तक उसी उद्दड़पन में पड़ा हुआ हूँ कि वो आखिर है क्या भला जिसके लिए उन लोगों ने सर धड़ की बाजी लगा दी है। तो क्या तुम इसका जवाब मुझसे चाहते हो? यकीनन प्रोफेसर। क्या तुम्हारी रूहानी कुव्वत? जरा ठहरो। मुझे ये कुव्वत महज इसी बिना पर हासिल हो सकी है कि मैं इस कुव्वत से नाजायज फायदा उठाने की ख्वाहिश नहीं रखता। एक के राज दूसरे पर जाहिर करना मेरे लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अच्छे लड़के, मुझसे मेरी सलाहियत छिन जाएगी अगर मैंने ऐसा किया। इमरान बाई आंख दबाकर मुस्कुराया, फिर माउथपीस में बोला, खैर तुम मुझे बताओ कि इससे किस तरह छुटकारा हासिल करूं। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छे लड़के, तुम सुबह इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू करना। लेकिन प्रोफेसर, अगर वो फिर जोसेफ को पकड़ ले गए तो? मैं उन्हें फना कर दूंगा अगर उन्होंने ऐसा किया। दूसरी तरफ से प्रोफेसर की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। मैं मुतमईन नहीं हूँ। वैसे उस बेचारे को कतई नहीं मालूम कि मैं कहाँ पाया जाता हूँ। अगर वो जानता भी हो तो हरगिज नहीं बताएगा। ये नस्ल कुत्तों की नस्ल से भी ज्यादा वफादार होती है। विलानी की आवाज आई, खैर अब मुझे इजाजत दो। मैं इबादत कर रहा था। सुबह मुझे फिर रिंग करना। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज सुनकर इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। घर पहुंचकर जोसेफ ने अपनी बोतलें संभाली और पालती मारकर फर्श पर बैठ गया। सुलेमान पास ही खड़ा था, उसे कीनातोज नजरों से देख रहा था। दफातन उसने जहरीले लहजे में पूछा, साहब का हुक्म बजा लाने कहाँ तशरीफ ले गए थे? तशरीफ नहीं बाबा, हम अकेला गया था। वफादार ठहरे, हुक्म बजा लाए थे। चुप रहो साला, शोरबा उबालू, आलू छीलू। तुम हमारा बात क्या जाने? हम नेजा चलाता, हम राइफल चलाता, हम दुश्मन का पेट फाड़ता। भागो आलू छीलू साला वाला। देख बे, हमसे औंधी सीधी बात ना करना, भाग जाओ। जोसेफ हाथ झटक कर बोला, कर लो कुछ देर ऐश। जहां साहब की शादी हुई। साहब की शादी? जोसेफ ने हलक पहाड़ कर कहकार लगाया। अबे हाँ, साहब के बाप का भी नहीं हो सकता। जोसेफ ने दफतन गुस्सेले लहजे में कहा।
मैं कराऊंगा, मैं। सुलेमान अपना सीना ठोक कर बोला। तुम कार आएगा। जोसेफ झूमता हुआ खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बजी। सुलेमान ने लपक कर रिसीवर उठाया, लेकिन फिर बुरा सा मुंह बनाए हुए जोसेफ की तरफ मुड़ा। तेरी कॉल है। जोसेफ झूमता हुआ फोन की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसे सचमुच नशा हो गया था। बेतहाशा पीली थी। फोन पर दूसरी तरफ इमरान था। जोसेफ ने माउथपीस में कहा, होम होम, मैं खैरियत से घर पहुंच हिच गया हूँ, हिच। मगर तुम मुझे हिच ये बताओ कि क्या तुम हिच इस हरामजादे के कहने से शादी कर लोगे? हिच। क्या बक रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। ओ कमबख्त, मैं समझ गया, तुम मर भूखों की तरह शराब पर गिरा होगा। मेरी बात का जवाब दो बॉस। जोसेफ बाएं मुट्ठी भींचकर माउथपीस में चीखा। हाँ, मैं उस हरामजादे के कहने से शादी कर लूंगा। मेरे खुदा। जोसेफ की आवाज गुलूगीर हो गई। बॉस, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। सुलेमान ने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया और इमरान को मुखातिब करके बोला, अब संभालिए, आकर साला बहक गया है, सारी रात सोने थोड़े ही देगा। पड़ोस वाले पुरसे के लिए आ ही रहे होंगे। ओ मरदूद, ये क्या हो रहा है? इमरान ने गुस्सीली आवाज में कहा। अब मैं भी रोने जा रहा हूँ, सुलेमान ने कहा और जोसेफ के रोने की नकल उतारने लगा। खुदा गारत करे। दूसरी तरफ से आवाज आई और सिलसिला मुनक़ते हो गया। आतिशी बादल, तीसरा हिस्सा।